Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Muhammad Akif. Currently, I am a student of first year MBBS at King Edward Medical University, Lahore. I secured 184 marks out of 200 in UHS MDCAT 2022 in my first attempt. Today, the topic of my video is how to score 54 out of 54 in the chemistry portion of MDCAT. Chemistry एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है 50% जो है वो आपका बुक का नॉलेज होता है, 50% जो है आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग केमिस्ट्री में अपनी प्रिपरेशन सोर्स की बात करें तो इसमें जो प्रिपरेशन सोर्स होगा, अगर आप यूएचएस का एग्जाम दे रहे हैं तो अपनी प्रोविंस की बुक होगी। जो आपका मेन प्रिपरेशन सोर्स है वो आपकी प्रोविंस की बुक होगी। मीन अगर आप यूएचएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो मेन प्रिपरेशन सोर्स है वो आपका पीटीपी है। इसके अलावा ये कि अगर मैं फेडरल का जायजा लूँ तो फेडरल में जो है वो केमिस्ट्री में ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दिए गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें फेडरल की बुक में एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टॉपिक दिया हुआ है जो कि 2-3 पेजेस का है, तो वो आप लोग एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि आपको पूरी जो फेडरल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि डिफ्रेंशिएट करता है पीटीपी को एफटीपी से, तो आपने ये वाला टॉपिक जो है अपनी फेडरल की बुक से प्रिपेयर करना। प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपकी 50% जो आपकी प्रिपरेशन होती है, 50% आई थिंक सो डैट आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है। अगर हम इसके प्रैक्टिस के सोर्स की बात करें तो आप जिस भी अकेडमी में जा रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस को सॉल्व कर सकते हैं। पर्सनली जो मैंने प्रैक्टिस वो सॉल्व की हैं तो उनमें है तो मैंने किप्स की, स्टेप्स की और स्टार की प्रैक्टिस बुक सॉल्व की थी। आप इनमें से कोई एक प्रैक्टिस बुक भी सॉल्व कर सकते हैं या इनमें से 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितना टाइम है। केमिस्ट्री के लिए आई थिंक सो डैट किसी एक अकेडमी की प्रैक्टिस बुक सॉल्व करना भी आई थिंक सो डैट इनफ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है कि आप एक से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक से ज़्यादा फिर सॉल्व कर लें। अगर हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को देखें तो हम इसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। जो होता है वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम लोग बात करें तो नॉमेनक्लेचर के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत आई थिंक सो डैट कुछ स्टूडेंट को मुश्किल लगते हैं। तो इसके लिए ये कि आप पहले अपनी बुक से रूल्स को याद करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। सिर्फ अगर आप रूल्स याद करेंगे तो भी आपकी इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो भी नहीं हो। तो आप पहले रूल्स याद करें और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करें, तो आई थिंक सो डैट ये भी है कि आप नॉमेनक्लेचर को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो रिएक्शंस वगैरह से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपने रिएक्शंस जो हैं उनको अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। इवन कि आपने रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट जो ड्यूरिंग रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कौन से मॉलिक्यूल से किस मॉलिक्यूल पर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन किस मॉलिक्यूल से किस मॉलिक्यूल पर हो रहा है, इवन कि ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। तो कार्बन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जितने चैप्टर्स आई थिंक इनमें जो जितना भी जो सिलेबस आई थिंक वो आपको सारा करना चाहिए रेदर देन द सिलेबस विच इज़ प्रोवाइडेड इन योर पीएमडीसी सिलेबस, ओके। क्योंकि इसमें ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रही हैं, तो आई थिंक सो डैट आपको ये पूरा सिलेबस ही करना चाहिए। सेकेंड ईयर में भी किया, आप अभी फ्रेश सेकेंड ईयर पढ़ के आए हैं, तो आई थिंक सो डैट इसको करना भी आपके लिए ईजी होगा। इसके अलावा केमिस्ट्री में ज़्यादातर एमसीक्यूज इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये SN1 का रिएक्शन है, SN2 का रिएक्शन है, E1 का रिएक्शन है, E2 का रिएक्शन है। तो इनमें आपने सिर्फ वही एग्जांपल याद नहीं करनी कि जो SN1 और SN2 और E1 और E2 में वहाँ पे आपकी उस चैप्टर के अंदर गिवन है। बाकी जितने सारे चैप्टर्स हैं उनमें जितनी रिएक्शन लिखे हुए हैं तो उनको भी आपने इस कैटेगरी में क्लासीफाई करना है कि ये SN1 रिएक्शन बन रहा है, या SN2 बन रहा है, या E1 बन रहा है, या E2 बन रहा है। तो आपने इस तरह से उनको क्लासीफाई करना है। जितनी स्टार्टिंग में जैसा कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स से आप स्टार्ट हो जाए और एंड तक आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएँ, तो वहाँ पे जितनी भी रिएक्शन चाहिए तो आप उनमें देखेंगे यहाँ पे ये SN1 रिएक्शन बन रहा है, SN2 बन रहा है, E1 बन रहा है, E2 बन रहा है, ये रिएक्शन की कौन सी टाइप बन रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आपके जो टॉपिक्स मेंशन है वो आपका SNP ब्लॉक एलिमेंट्स और एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, तो आप उनके अंदर पहले दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। उसकी रीज़न ये है कि जो सेकंड चैप्टर के बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं ना उनकी रूट जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, और इन दोनों चैप्टर्स में मोस्टली ये है कि इसमें आपकी जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो एक्सेप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही समझा जाता है कि इसमें क्रैमिंग करनी होती है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपने आपके कॉन्सेप्ट्स भी हैं और आपकी क्रैमिंग, आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि पीरियड के लॉन्ग जब एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज कर रहा है, डाउनवर्ड्स आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करे, इस तरह बाकी सारी चीज़ों के ट्रेंड, ट्रांजिट चीज़ों के ट्रेंड्स वगैरह भी आपको जेन में होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके एक्सेप्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्सेप्शंस के बात करूँ तो एक्सेप्शंस जो है वो मोस्टली क्रैमिंग बेस्ड और मोस्टली एमसीक्यूज भी उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 इसके स्टार्टिंग में 2 टेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का और एक ग्रुप 2 के एलिमेंट, एटॉमिक रेडियस और डिफरेंट वैल्यूज। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको वो सारी वैल्यूज जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप उनमें ट्रेंड याद रखें कि किस डायरेक्शन में वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, किस डायरेक्शन में वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्सेप्शंस का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ें इनमें नॉर्मल ट्रेंड शो करिए। इसके टेबल्स में डेंसिटीज भी गिवन है, तो उनमें जो डेंसिटीज है ना दोनों में ऊपर वाले टेबल में भी एक एक्सेप्शन और नीचे वाले टेबल में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। आपने याद रखना है कि सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो उस ग्रुप के अंदर। इसके अलावा आपने याद रखना है कि उस ग्रुप के अंदर किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी
सबसे कम है। बात ग्रुप 2 के एलिमेंट की डेंसिटीज़ की बात करूँ, ठीक है, तो वो पहले 3 एलिमेंट्स जो तक जो हैं वो डिक्रीज़ होती हैं और फिर एंड वाले जो 2 एलिमेंट्स हैं उनमें डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। जो होते हैं उनके अंदर डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो इनमें जो सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है वो कैल्शियम की होती है। अब कैल्शियम जो है वो मिडल में आ रहा है, उसकी डेंसिटी जो है सबसे लोएस्ट है। तो इस तरह की चीज़ों का आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक और हमारे पास चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड होता है। आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला जो टेबल है उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो आपने कोई भी निमोनिक बना के जो एलिमेंट्स के जो नेम है ना उनको आपने एक सीक्वेंस में याद कर लिया। जो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर आपकी अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए। उनमें जो आगे ग्राफ्स दी हुए हैं आपने उनको भी याद रखना है कि किसकी वैल्यू जो वो सबसे हाईएस्ट है, किसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट। तो ग्राफ्स में जितना डाटा दिया गया तो आप कोशिश करेंगे उसे आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। इसके अलावा इसके अंदर भी नोमेनक्लेचर है, तो इसके अंदर जो नोमेनक्लेचर गिवन है उसके ऊपर भी आपकी अच्छे तरीके से ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि चैप्टर नंबर 1 है उसमें से मोस्टली जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, एक जो है टॉपिक, एक हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एक गैसेज और एक लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वाला चैप्टर। तो इनमें मोस्टली एमसीक्यू इस तरह गिवन होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से पूछा जाता है कि इनमें सबसे लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है, किसकी लैटिस एनर्जी कम है, या फिर वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है, किसका कम है। तो उसके लिए ये है कि आपको इन चीज़ों पर ग्रिप होनी चाहिए कि जो वेपर प्रेशर है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लैटिस एनर्जी वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर भी याद रखना ईजी होगा। तो इनमें अभी आई वुड सजेस्ट कि आपको वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। जो बुक में टेबल गिवन है आप उसको एक ऑर्डर में अरेंज करने की किस डायरेक्शन में जो है आपका जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल का एक स्केल दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो उसके अंदर भी आपने सिर्फ ट्रेंड याद रखना है कि इस डायरेक्शन में जो है वो वैल्यूज़ जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीज़ हो रही है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रही है। आपने उन वो जो सारे एलिमेंट्स हैं ना उनको कोई निमोनिक बना के उनको लाइन वाइज याद कर लें। उनमें भी आपको वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये याद रखना है कि किसकी वैल्यू हाई और किसकी कम है। और उसकी बेसिस पे आप आगे डिफरेंट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्क्राइब कर सकेंगे कि जैसा कि कौन सा साल्ट को रिप्लेस करेगा, कौन का साल्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, कौन ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, और इस तरह की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़।